हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद हम फिर से आ गए हैं। हमारी क्लास मिस हो चुकी थी, छूट चुकी थी, हम कहीं बिजी थे, इसके लिए सॉरी ऑल माय स्टूडेंट्स एंड ऑल पीपल्स। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ तक हम पढ़े थे पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। कि इसमें देखिए दिया जा रहा है कि तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बर्कनहेड की चुनौती पर सभी दलों को स्वीकार संविधान का प्रारूप बनाने के लिए 1926 में किसकी अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति बनाई गई। यानी पूछ रहे हैं कि 1926 में किसकी अध्यक्षता थी जिसमें 9 सदस्य की समिति बनाई गई थी। तो किसकी थी? पंडित मोतीलाल नेहरू की थी। इसमें देखिए नोट्स में क्या दिया गया है। इस समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप को ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यानी इसी समिति के द्वारा प्रस्तुत प्रारूप, जो उसका रूप बना हुआ है, उसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो नेहरू रिपोर्ट के सांप्रदायिक समझौता में सभी समुदायों के संयुक्त निर्वाचक समूह का प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव पर सबसे ज़्यादा आपत्ति किसने की? तो ये जो प्रस्ताव बना था नेहरू रिपोर्ट, इस पे आपत्ति किसने की थी ज़्यादा? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो साइमन आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। यानी इस पर विचार करने के लिए आयोग की रिपोर्ट पर पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, कांग्रेस वालों ने भाग नहीं लिया। फलतः उसके बाद इसमें कोई सहमति नहीं बन सकी। यह सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 12 नवंबर 1930 को आयोजित किया गया था। 1930 में हुआ था ये। फिर है हमारा फरवरी 1931 के गांधी इरविन समझौते के फलस्वरूप दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से किसने भाग लिया? जैसा कि आप लोगों ने 7th 8th में पढ़ा होगा इतिहास में, गांधी इरविन समझौता बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसमें बता रहे हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से किसने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता भी हैं। किस गोलमेज सम्मेलन के बाद ही सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड और पूना समझौता का आविर्भाव हुआ, जिनके द्वारा धार्मिक समूह और हिंदुओं के विभिन्न वर्ण समूहों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया। तो कौन सा सम्मेलन था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन। तीसरा है अगला, तीसरा और अंतिम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1932 में हुआ था। यानी ये सम्मेलन जो है नवंबर में 1932 ईस्वी में हुआ था। इसमें जारी श्वेत पत्र पर ब्रिटेन की संसद की संयुक्त प्रवर समिति ने विचार किया। इसके सुझाव के आधार पर कौन सा अधिनियम अस्तित्व में आया? तो कौन सा आया? भारत सरकार अधिनियम, जो 1935 में लागू हुआ था। उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में। उसके बारे में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये यूपीएससी रिलेटेड क्वेश्चन भी है, यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे अपना बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो किसने कहा है कि भारत के वर्तमान संविधान के अधिकांश प्रावधान 1935 के अधिनियम पर आधारित हैं? तो आइवर जोमिक्स ने कहा है। दूसरा है 1935 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? अब पूछ रहे हैं कि 1935 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इनका क्या उद्देश्य था? तो संघीय ढांचे की स्थापना करना, यानी संघीय ढांचे की स्थापना करना था।
तो संघीय ढांचे में ब्रिटिश भारत के कौन कौन से क्षेत्रों में को सम्मिलित करना था? तो ब्रिटिश प्रांतों एवं देशीय राजाओं को। तो फिर है क्या 1935 का अधिनियम व्यवहार रूप में कार्यान्वित किया गया था? तो नहीं किया गया था। ठीक है, फिर आपका है भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किस अधिनियम को समझा जाता है? तो किस अधिनियम को समझा जाता है? भारत सरकार अधिनियम को, जो 1935 में लागू हुआ था। मैंने अभी आपको पहले बताया। इस अधिनियम में शक्तियों के विभाजन के लिए कितनी सूचियों का उल्लेख किया गया? तो कितनी सूचियों का उल्लेख किया गया था इसमें? 3 सूची का, यानी संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। ठीक है, तो ये हमारी खान सर की पॉलिटिकल साइंस की बुक है। इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है और हम इसको डेली पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, नोट्स हैं। फिर इसके बाद में हमारा उसी में का क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा इन तीनों सूचियों के अतिरिक्त शेष शक्तियाँ किसको प्रदान की गई थी? तो किसको की गई थी? गवर्नर जनरल को की गई थी। फिर है 1935 के अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता। तो इस स्वायत्तता को का तात्पर्य क्या था? इसका तात्पर्य था प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर उत्तरदायी सरकार बनाना। यानी द्वैध शासन था, उसको समाप्त करके खत्म करके उत्तरदायी सरकार बनाना ही इसका तात्पर्य था। किसका? स्वायत्तता। इस अधिनियम के द्वारा, फिर अगला क्वेश्चन है, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना 1919 के उपरांत संघीय विषय को कितने भागों में बांटा गया? तो कितने भागों में बांटा गया था? 2। कौन से? संरक्षित एवं हस्तांतरित। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल के कृत्यों के निर्वहन में उसकी सहायता तथा मंत्रणा के लिए किसकी व्यवस्था की गई थी? तो किसकी की गई थी? 10 से अनधिक सदस्यों की मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई थी। फिर आगे आपका, इस अधिनियम द्वारा 1937 में दिल्ली में एक संघीय कोर्ट की स्थापना की गई। इस संघीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश थे? तो कितने न्यायाधीश थे? 1937 में जो दिल्ली में अधिनियम जो लागू हुआ था, तो जो स्थापना की गई थी, तो कितने न्यायालय थे? कितने न्यायाधीश थे? तो इसमें कितने थे? एक मुख्य न्यायाधीश थे और तथा 6 अन्य न्यायाधीश थे। उसके बाद में है केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो जैसा कि आप लोग रिजर्व बैंक के बारे में सुने होंगे, तो देखिए इसका जो है प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, यह हमें जानना जरूरी है। तो किस अधिनियम के द्वारा? भारत शासन अधिनियम के द्वारा, जो 1935 में लागू हुआ था। फिर है 1935 के अधिनियम के अनुसार पहली बार 6 प्रांतों को द्विसदनीय बनाया गया। ये प्रांत कौन कौन से थे? तो कौन कौन से प्रांत थे? बंगाल, मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं असम। फिर उसके बाद में 1935 के अधिनियम का संघीय व्यवस्था वाला भाग कभी लागू नहीं हुआ, क्योंकि रियासतों को संघ में शामिल नहीं किया जा सका, इसलिए नहीं लागू हुआ। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, काउंसिल ऑफ स्टेट एक अस्थायी निकाय था जिसे भंग नहीं किया जा सकता था, परंतु उसके सदस्य कब सेवानिवृत्त होते थे? तो कब होते थे? प्रति तीसरे वर्ष सदस्य सेवानिवृत्त होते थे। धन विधेयक केवल निम्न सदन में ही पेश किए जा सकते थे, परंतु ऊपरी सदन को निम्न सदन के समान ही उनमें संशोधन करने या उन्हें अस्वीकार करने की शक्ति प्राप्त थी। दोनों सदनों में गतिरोध होने पर किसके द्वारा मतभेद को दूर किया जा सकता था? ये हमारा क्वेश्चन है। तो किसके द्वारा किया जा सकता था? गवर्नर जनरल को संयुक्त बैठकर बुलाकर गतिरोध दूर करने की शक्ति प्राप्त की थी। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल को प्राप्त थी। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा,
इस अधिनियम को किस कांग्रेस अधिनियम में यह कहकर आविष्कार कर दिया गया कि इससे राष्ट्र की इच्छा किसी भी प्रकार पूरी नहीं हो सकती। तो किस अधिवेशन में कहकर आविष्कार किया गया था? तो लखनऊ फैजपुर अधिवेशन में। फिर है आपका अगला क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम द्वारा दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। किन क्षेत्रों को ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया? ब्रिटिश भारत से पृथक यानी अलग कर दिया गया। तो कौन से? बर्मा और अदन को। फिर है इसके बाद में है इस अधिनियम में कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ थी? तो किसने अधिनियम और कितने अनुच्छेद थे? तो 321 अनुच्छेद एवं 10 अनुसूचियाँ थी। फिर है किसने भारत शासन अधिनियम 1935 को दासता का नया चार्टर कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। फिर है जब तक संविधान का निर्माण नहीं हुआ तब तक शासन का प्रबंध किस अधिनियम के तहत क्रियान्वित किया जा रहा था? जब संविधान का निर्माण नहीं हुआ था, जब यानी संविधान नहीं हुआ था, तो 1935 के अधिनियम के तहत। थैंक यू फॉर सी एंड लिसन मी। तो आज हमारा क्लास यहीं ख़त्म होता है। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़ और हमारा सपोर्ट करें सारे लोग, आप लोग। हम आपको फ्री सी क्लास में मिलेंगे स्टडी विद जैनब मैम। थैंक यू।